कल हमने पढ़ा था हैबिट के बारे में कि कौन सा पेशेंट यूजीन था, यूजीन पॉली, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट था। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हैबिट की लूप कैसे बनती है, हैबिट लूप। ठीक है, ये इसकी क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तक हैबिट के प्रोसेस को हम नहीं जानते तब तक हमको हैबिट डेवलप करने का इंपॉर्टेंस नहीं मालूम पड़ेगा। बचपन से मुझे पिताजी और बड़े लोग बोलते रहते हैं कि अच्छी अच्छी आदतें बनाओ, और हम लोगों को लगता है बन जाएगी अच्छी आदतें, इतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बट जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे कि हैबिट लूप कैसे बनती है, तो हम लोगों को थोड़ा एहसास होगा कि अच्छी हैबिट की इंपॉर्टेंस कितनी है। और ज़ेनुका कहती है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड, तभी वो मिलता है, और तभी पीस ऑफ चित्ता भी मिलता है, तभी पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। When the object to be achieved is sufficiently valued and efforts to its attainment is persistently followed without intermission, और उसको पाने के लिए एफर्ट जब आप डालते हैं बिना इंटरमिशन के, बिना रुकावट के, then the peace of चित्ता is also obtained, तब माइंड का पीस भी मिलता है आपको। उस पीस को हम समझते हैं आज यहाँ पर। ठीक है, within the building that houses the brain and cognitive science department, उस बिल्डिंग में इसमें ब्रेन और कॉग्निटिव साइंस डिपार्टमेंट है of Massachusetts Institute of Technology MIT का, are laboratories that contain what to a casual observer look like dollhouse version of surgical theaters। वो आपको ऐसा लगेगा जैसे वहां पर डॉल हाउस है। डॉल हाउस मतलब जैसे गुड्डा गुड़िया जहां रहते हैं, और डॉल हाउस का ऑपरेशन थिएटर है, वहां पर छोटे छोटे गुड्डे गुड़ियों का ऑपरेशन होता है, ऐसा आपको लगेगा। क्यों? देयर आर टाइनी स्कैल्पेल्स, बहुत छोटे छोटे स्कैल्पेल्स हैं। स्कैल्पेल्स छोटे छोटे ब्लेड होते हैं जिससे हम लोग बॉडी काटते हैं। स्मॉल ड्रिल्स, बहुत छोटे छोटे ड्रिलिंग मशीन है उसमें। एंड मिनिएचर सॉज लेस देन अ क्वार्टर इंच वाइड अटैच टू रोबोटिक आर्म्स। सॉज जानते हैं? मिनिएचर सॉज, आरी, वो इतने छोटे छोटे हैं कि उसको हाथ से नहीं चला सकते, आपको इसको रोबोट से आपको अटैच करना पड़ता है। आजकल ये एडवांस रोबोटिक ऑपरेशन हम लोग करते हैं ब्रेन में, बहुत बारीकी कोई छोटी मोटी ऑपरेशन करनी होती है, वहां पर रोबोटिक्स यूज होते हैं, कि आदमी का हाथ कांप सकता है और बहुत बहुत बारीक काम नहीं कर सकता ना। The room are always kept at a chilly 60 degrees because a slight nip in the air steadies researchers' finger during the delicate operation procedures। और उस कमरे को 60 डिग्रीज, ये कौन सी डिग्री की बात हो रही है? ये फ़ारेनहाइट है ना, मतलब बहुत टेम्परेचर नहीं, फ़ारेनहाइट ना, हाँ, कि जरा सा भी टेम्परेचर कम हुआ या चेंज हुआ ऊपर नीचे तो रिसर्चर्स का हाथ वाथ जम सकता है कुछ, इसलिए कमरे का टेम्परेचर एकदम प्रिसाइज रखा जाता है। और जरा सा कुछ गड़बड़ हुई तो ऑपरेशन गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, अभी पॉल की बात नहीं आई, अभी बता रहे हैं उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में पॉल लाए गए हैं, उसी बिल्डिंग में एक और जगह है जहां पर इस तरह के आपको लगेगा कि डॉल हाउस का ऑपरेशन है, होगा वहां पर। इनसाइड दीज लेबोरेटरीज, और इसमें होता क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट्स कट इनटू द स्कल ऑफ एनेस्थेटाइज्ड रैट्स। इतना छोटा छोटा क्यों है? क्योंकि वहां पर न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन के स्पेशलिस्ट, चूहों का ब्रेन काटते हैं। इन प्लांटिंग टाइनी सेंसर्स, और उसमें छोटे एनेस्थेटाइज मतलब बेहोश हुए, जिनको बेहोश कर दिया जाता है। इन प्लांटिंग टाइनी सेंसर्स दैट कैन रिकॉर्ड द स्मॉलेस्ट चेंजेस इनसाइड देयर ब्रेन्स, और उसमें जो भी बारीक बारीक चीजें हो रही हैं वहां पर ब्रेन में सेंसर्स लगाए जाते हैं छोटे छोटे, देखने के लिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। When the rats wake up, और जब चूहे उठते हैं, they hardly seem to notice that there are now dozens of microscopic wire arrayed like neurological spider webs inside their heads। और जब उठते हैं उनको पता भी नहीं चलता, उनके ब्रेन के अंदर बहुत पतले पतले तार लगाए गए हैं, एकदम वेब्स की तरह। These laboratories have become the epicenter for a quite revolution in the science of habit formation। और ये जो सेंटर्स है ना, आज की डेट में दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेंटर माने जाते हैं इस मेमोरी को, हैबिट को स्टडी करने के लिए। एपिसेंटर है ये, मतलब अगर बेस्ट प्लेसेस। And the experiments unfolding here explains how Eugene, as well as you, me, and everyone else develop the behavior necessary to make it through each day। और यहां पर क्या हम खोजते हैं कि कैसे हैबिट आपकी, मेरी या यूजीन की, हमारे रोजमर्रा के काम को करने में हेल्प करती है।
The rat in these labs have illuminated the complexity that occurs inside our heads whenever we do something as mundane as brush our teeth or back our car out of the driveway. ये हमको बहुत छोटी छोटी चीज, इस मंडेन चीज के बारे में भी एनलाइटन करती है कि जैसे ब्रश जब करते हैं हम तब, या जब अपनी गाड़ी पीछे करते हैं, कार पीछे करते हैं, तब हमारे ब्रेन कैसे काम करता है. हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में है. The rats in these labs here. And for square कौन है यहाँ पे? SQUIRE, यूजीन का जो डॉक्टर है जो स्टडी कर रहा है. And for square, these laboratories helped explain how Eugene managed to learn new habits. उसको हेल्प कर रहा है कि स्क्वायर वो डॉक्टर है जो नोट्स ले रहा है, शुरू से जो उसका स्टडी कर रहा है, यहाँ कैसे वो नई नई हैबिट्स डेवलप कर रहा है यूजीन. When the MIT researchers started working on habits in 1990s at about the same time that Eugene came down with his fever, they were curious about the nub of neurological tissue known as basal ganglia. उसी समय ये लोग, जिस समय उसका फीवर आया और फिर गया, उसी समय ये लोग एक चीज पर बड़ा क्यूरियस हो गए थे. हमारे ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम है बेसल गैंग्लिया. वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, बेसल गैंग्लिया. इफ यू पिक्चर द ह्यूमन ब्रेन एज एन अनियन, अगर आप ह्यूमन ब्रेन को एक अनियन की तरह समझें, अनियन मतलब प्याज की तरह, इट इज कंपोज्ड ऑफ लेयर अपॉन लेयर ऑफ सेल्स. एक लेयर का सेल, दूसरा लेयर का सेल, जैसे प्याज का होता है, लेयर अपॉन लेयर सेल्स, देन द आउटसाइड लेयर्स, और फिर उसके ऊपर का बाहर का लेयर. दीज क्लोजेस्ट टू द स्काल्प, और जो सबसे नजदीक होते हैं स्काल्प के, मतलब इस ऊपर की हड्डी के, scalp, are generally the most recent additions from an evolutionary perspective. ये सबसे recent है. एकदम नीचे वाला कि कौन सा है जो बहुत पुराना है. मतलब अगर हमसे पुराने जीव, अमीबा, फिर उसके बाद मछलियां, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद फिर और जानवर, ये एवोल्यूशन में सबसे पहले वो आए, फिर धीमे धीमे करते करते हम डेवलप हुए. तो हमारे उनमें डिफरेंस क्या है? हमारे ऊपर का लेयर वो सबसे नया लेयर है, फिर उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे. तो उनके पास ऊपर के लेयर नहीं है, नीचे के लेयर है. यस यस यस. तो ये सबसे नया है, हमारे टॉप मोस्ट लेयर हमारे ब्रेन का. व्हेन यू ड्रीम अ न्यू इन्वेंशन, जब आप कोई नया इन्वेंशन के बारे में सोचते हो जो जानवर नहीं कर सकता, और लाफ एट फ्रेंड्स जोक, अपने दोस्त के चुटकुले पर हंसते हो, इट्स द आउटसाइड पार्ट ऑफ योर ब्रेन एट वर्क. ये आपका सबसे ऊपर का हिस्सा है. रिसर्च प्रूवन है कि जानवर हंसते नहीं है, जानवरों को हंसी नहीं आती. हंसने के लिए एक बहुत खास टेक्निक चाहिए. एक स्टोरी आप सुनते जाएंगे और आपका ब्रेन उसका एक्सटेंशन प्रेडिक्ट करता है, और जब आगे जो कहानी चलती जाएगी और जो प्रेडिक्टेड पॉइंट है वो नहीं होकर कुछ और होता है तो आपको हंसी आती है. सारे जोक्स में ही होता है. एक कहानी बताई जाती है और आधी जब तक आप पहुंचते हैं आपका माइंड आगे का पहले से सोच लेता है क्या होगा, और जब वो टर्न नहीं आता उसको बोलते हैं पंच लाइन. इसलिए लोग कहते हैं भाई पंच लाइन पहले मत बताओ, क्योंकि अगर आपने जो एक्सपेक्ट किया है पहले आप एक्सपेक्ट कर लीजिए. वो प्रेडिक्शन हमारा टॉप मोस्ट लेयर करता है, एनिमल्स नहीं कर पाते. तो ये कह रहा है जब आपका दोस्त आपको जोक बोलता है या आप कोई नया इन्वेंशन ड्रीम करते हो तो आपका टॉप मोस्ट लेयर ब्रेन का यूज होता है. It is the outside part of the brain that works. That's where the most complex thinking occurs. ये वही जगह है जहां पर सबसे complex thinking होती है, काम करती है. Deeper inside the brain and closer to the brain stem, where the brain meets the spinal column, और गहरे जाएंगे नीचे की तरफ, यहां जहां पर spinal column से brain जुड़ता है, are the older and more primitive structure. पुराने और ज्यादा primitive structure हैं. मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये भी बेसल गैंग्लिया भी वहीं पर आता है. दे कंट्रोल आवर ऑटोमेटिक बिहेवियर्स, वो हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. सच एज ब्रीदिंग एंड swallowing, जैसे कि सांस लेना और swallow करना. और द स्टार्टल रिस्पॉन्स वी फील व्हेन समवन लीप्स आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश, या तो जब कोई हमारे पर अचानक हमला करता है कहीं से और हम सतर्क हो जाते हैं, वो ये रिस्पॉन्स हमको कहां से आता है? डीपर लेयर से, ऊपर के लेयर से नहीं.
टुवर्ड्स द सेंटर, देखिए जो ऊपर का लेयर है वो सबसे सोफिस्टिकेटेड काम करता है, और जो नीचे का लेयर है वो सारे ऑटोमेटिक चीजें। हम लोग यहां पर बैठ के बात करें, अचानक कहीं से अगर कॉकरोच आ जाए तो हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा, आपका दिमाग सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा कॉकरोच है, इसके लिए मैं हाथ हटाऊं कि ना हटाऊं, ये नहीं। ये जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ये नीचे के गहराई के लेयर करते हैं, इसको एनिमलिस्टिक रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। Towards the center of the skull is a golf ball-sized lump of tissue which is similar to what you might find inside a head of a fish, reptile or mammal. ये तीनों में होता है। लंप गोल बॉल की तरह होता है सेंटर में, जो कि फिश में होता है, रेप्टाइल्स में होता है और सभी मैमल्स में होता है। मैमल्स एक खास तरह की जातियां जो कि बच्चे पैदा करती हैं, जो अंडे नहीं पैदा करते, जिनके बच्चे पैदा होते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। दिस इज बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया कहां पर है? हमारे ब्रेन के सेंटर मोस्ट पोर्शन में। एन ओवल सेल, एक अंडे के रूप का सेल, दैट फॉर ईयर्स साइंटिस्ट डिडंट अंडरस्टैंड वेरी वेल, जिसको साइंटिस्ट अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे थे क्या है, एक्सेप्ट फॉर सस्पिशन, खाली उनको सस्पिशन था, सस्पिशन मतलब डाउट था, सस्पिशन दैट इट प्लेड अ रोल इन डिजीज सच एज पार्किंसंस। उनको लगता था पार्किंसंस नाम की डिजीज में इसका कुछ खास रोल है। पार्किंसंस बड़ी खराब बीमारी है, उसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके हाथ कांपना शुरू कर देते हैं, आपके मेमोरी कमजोर होना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। और भी ढेर सारे सिम्टम्स हैं पार्किंसंस। उनको लगता था बेसल गैंग्लिया का इसमें रोल है। In early 1990s, the MIT researchers began wondering if the basal ganglia might be integral to habits as well. उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका रोल मेमोरी हैबिट में भी है। किसका? बेसल गैंग्लिया का। They noticed that animals with injured basal ganglia suddenly developed problems with tasks such as learning how to run through the maze or remembering how to open door containers. जिन जानवरों का बेसल गैंग्लिया में चोट पहुंचती थी, उन्होंने देखा कि वो लोग मेज मतलब जहां से भी भूल भुलैया टाइप का कोई जगह है, वहां से उनको रास्ता खोजने में दिक्कत होती थी, या तो जो लोग आदमी लोग हैं उनको दरवाजे खोलने में दिक्कत होती थी, बर्तन के ढक्कन खोलने में दिक्कत होती थी। They decided to experiment by employing new micro technologies that allowed them to observe in minute detail what was occurring within the head of rat as they performed dozens of routines. तो उन्होंने सोचा चलो अब हम क्या करते हैं, माइक्रो सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ब्रेन में छोटे छोटे सेंसर लगाएंगे और देखते हैं ब्रेन के अंदर होता क्या है जिस समय वो चूहा कुछ ट्रैवल करता है, क्या एक्टिविटीज होती हैं। इन सर्जरी ईच रैट had what looked like small joystick. हर रैट के पास क्या था? एक छोटा सा जॉयस्टिक टाइप की चीज। जॉयस्टिक मतलब इसको वीडियो गेम खेलते हैं तो उसको जॉयस्टिक बोलते हैं, जिसे आप कंट्रोल करते हैं। एंड डजन्स ऑफ टाइनी वायर्स इंसर्टेड इनटू द स्कल, और ढेर सारे वायर जो ब्रेन में लगे हुए थे। Afterwards, the animal was placed into a T-shaped maze with chocolate at the end. फिर उसको एक T-shaped maze, उसमें फोटो बनाया ना, उसमें T-shaped maze जिसमें के एंड में चॉकलेट एक कोने में रखा हुआ है। The maze was structured that each rat was positioned behind a partition that opened when loud click sounded. और वो ऐसा बनाया गया था कि चूहा जो है वो एक दरवाजे के पीछे बैठा हो और एक क्लिक हो, फिर दरवाजा खुले और फिर चूहा जा सके, ऐसा बनाया हुआ था। हाँ, क्लिक आवाज आएगी, उसके बाद फिर वो जाएंगे। Loud click sounded. Initially, when a rat heard the click and saw the partition disappear, it would usually wander up and down the center aisle, sniffing the corner and scratching the walls. जब शुरू में क्लिक होता था, दरवाजा खुलता था, उसमें फोटो है ना, तो चूहे क्या करते थे? ऊपर नीचे देखते थे, सूंघते थे दीवालों को, यहां वहां जाते थे। When it reached the top of the tea, और जब टी के एकदम एंड तक पहुंच, it appeared to smell the chocolate. उनको ऐसा लगता था ऐसे चॉकलेट को स्मेल करने की कोशिश करें, खुशबू। They couldn't figure out how to find it. लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था उसको पाएं कैसे, कहां रखा हुआ है वो, उनके लिए तो पता नहीं उनको। When it reached the top of the tea, और जब टी के एकदम एंड तक पहुंचे, it often turned to the right. और वो जाते कहां थे? राइट में। लेकिन चॉकलेट कहां रखा हुआ है?
लेफ्ट में अवे फ्रॉम द चॉकलेट एंड देन वॉन्डर्ड लेफ्ट, और धीमे धीमे वॉन्डर्ड मतलब घूमते घामते लेफ्ट में पहुंचे, बट देर वॉज नो डिसर्नेबल पैटर्न इन देयर मींडरिंग, लेकिन कुछ क्लियर पैटर्न नहीं था कि वो कैसे पहुंचा, ऐसा लगा था जैसे घूमते फिरते वहां पहुंच गया। अच्छा अच्छा, इसको मैं फिर से पढ़ता हूं। It appeared to smell the chocolate but couldn't figure out how to find it. When it reached the top of the tea, it often turned to the right, away from the chocolate, and it then wandered to the left, sometimes pausing for no obvious reason. और कभी-कभी तो बीच में pause करते थे। क्यों? For no obvious reason. कोई कारण ही नहीं। जा रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, थोड़ी देर फिर आगे बढ़े हैं, फिर बहुत धीमे धीमे। जैसे अगर आपको कोई चीज पता है कहाँ है तो आप तो जाकर ले लोगे। रैट को स्टडी कर रहे हैं कि रैट का ब्रेन काम कैसे करता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हैबिट के डेवलपमेंट में। द प्रोब्स इन द रैट्स हेड, और रैट के हेड में जो सेंसर लगे हैं, जो प्रोब लगे हैं, हाउ एवर टोल्ड अ स्टोरी डिफरेंट, लेकिन उनके जो हम लोग जब ब्रेन स्टडी कर रहे थे अपनी मशीन में, वो हमको कुछ और बता रहा था। ऐसा नहीं है कि हमने क्या देखा, चूहा उधर क्लिक हुआ, कट करके निकला बाहर, फिर इधर देख रहा है, दीवार को देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, फिर थोड़ा और आगे आया, फिर रुक गया, फिर सूंघ रहा है, फिर थोड़ा आगे आया, फिर घूमते घूमते राइट चला गया, फिर धीमे धीमे लेफ्ट चला गया। ये तो इन्होंने देखा चूहे को, लेकिन जो उनका ब्रेन देखा उसमें कुछ और हो रहा था। द प्रोब इन द रैट्स हेड हाउ एवर टोल्ड अ डिफरेंट स्टोरी, दूसरी कहानी चल रही थी। While each animal wandered through the maze, its brain and in particular its basal ganglia worked furiously. जब वो वॉन्डर कर रहा था, धीमे धीमे यहां वहां चल रहा था, उसके ब्रेन में और खास तौर से बेसल गैंग्लिया कैसे काम कर रहा था? फ्यूरियसली मतलब बहुत ज्यादा, फ्यूरियस गुस्सा हो जाता है ना, वैसा उसको बोलते हैं। ईच टाइम द रैट स्निफ्ड द एयर, जितनी बार वो सूंघता था हवा को और स्क्रैच्ड द वॉल, या दीवार को स्क्रैच करता था, इट्स ब्रेन एक्सप्लोडेड विथ एक्टिविटी, उसके ब्रेन में तो एक्टिविटी का एक्सप्लोजन होता था, जैसे कुछ भ्रम भ्रम कुछ आवाज आ रही, शोर मच रहा है। एज इफ एनालाइजिंग ईच न्यू सेंट, साइट एंड साउंड, जो भी आवाज है उसको एनालाइज कर रहा है, साइट को, जो भी आवाज, स्मेल या साउंड है उसको एनालाइज कर रहा है, क्या है ये, क्या है क्या है। द रैट वॉज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन द एंटायर टाइम इज इट मींडर्ड, पूरे टाइम जब वो मींडरिंग कर रहा था, मींडरिंग मतलब मौज मस्ती के साथ घूम रहा था अंदर, खाली मौज मस्ती के साथ घूम नहीं कर रहा था, वो कर क्या रहा था? एक्सेस करा। इसीलिए मैं कहता हूं, रिम्पी को बार बार कहता हूं, आपको बार बार कहता हूं, स्कूल के टीचरों को 1000 बार कहता हूं कि जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहा है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करिए। वो क्या कर रहे हैं? वो इस चूहे की तरह एनालाइज कर रहे हैं, चीजों को लर्न कर रहे हैं। और हम क्या बोलते हैं, क्या टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई करो चलो। The scientists repeated their experiment again and again, watching how each rat's brain activity changed as it moved through the same route hundreds of times. उन्होंने एक बार इसको नहीं देखा, बार बार देखा कि उसके ब्रेन की एक्टिविटी कैसे हो रही है हर बार जब वो चूहा इसमें घूम रहा है। A series of shifts actively changed as it moved through the same route hundreds of times. A series of shifts slowly emerged. लेकिन वो ब्रेन में ना जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें शिफ्ट होना शुरू हो गया, मतलब शुरू में जैसी एक्टिविटी थी ब्रेन में वैसा होने के बजाय चेंज होना शुरू हो गया। द रैट्स स्टॉप्ड स्निफिंग कॉर्नर्स, अब उन्होंने कोनों को सूंघना बंद कर दिया, एंड मेकिंग रॉन्ग टर्न्स, और रॉन्ग टर्न लेना बंद कर दिया। इंस्टेड दे जिप्ड थ्रू द मेज फास्टर एंड फास्टर, अब वो क्या करते थे, मेज में खट करके जिप करते थे, फटाफट जाते थे। एंड विद इन देयर ब्रेन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड अकर, और अब ब्रेन में कुछ और हो रहा है। अब तक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी बार वो सूंघता है तो ब्रेन में ढेर सारा एक्टिविटी होता है, लेकिन अब कुछ और हो रहा है। ईच रैट लर्नड हाउ टू नेविगेट द मेज, जब उनको पता चला मेज को कैसे नेविगेट करते हैं, नेविगेट मतलब खोज खाज करके पहुंचते हैं, इट्स मेंटल एक्टिविटी डिक्रीज्ड, उसके ब्रेन की एक्टिविटी कम होना शुरू हो गई। अमेजिंग। हाँ, एज द रूट बिकेम मोर एंड मोर ऑटोमेटिक, जब उसका रूट ऑटोमेटिक होता गया ज्यादा से ज्यादा, ईच रैट स्टार्टेड थिंकिंग लेस एंड लेस, वो सोचना बंद कम हो गया उसका।
It was as if the first few times the rat explored the maze. ऐसा लगता है शुरू शुरू में उसने एक्सप्लोर किया, उसको सर्च किया. Its brain had to work full power to make sense of all the new information. उसके ब्रेन को बहुत काम करना पड़ रहा था हर चीज को समझने के लिए. But after a few days of running the same route, the rat didn't need to scratch the wall and smell the air anymore. उसको अब सोचने की जरूरत नहीं और स्क्रैच करने की जरूरत नहीं. एंड सो द ब्रेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद स्क्रैचिंग एंड स्मेलिंग सीज्ड. इसीलिए जो ब्रेन की एक्टिविटी थी जो कि स्क्रैचिंग और उन सब चीजों से जुड़ी थी वो सीज हो गई, खत्म हो गई. It didn't need to choose which direction to turn and so decision making centers in the brain went quiet. अब उसको डिसीजन नहीं लेना है यहां जाऊं कि वहां जाऊं, इसलिए जो ब्रेन के हायर सेंटर्स हैं उनका काम बहुत कम हो गया, उनको डिसीजन लेना ही नहीं है. All it had to do was recall the quickest path to the chocolate. खाली उसको काम क्या करना है, शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट पाथ कौन सा है उसको याद किया और पहुंच गए. Within a week, एक हफ्ते के अंदर even the brain structure related to memory had sorry all it had to do was recall. अच्छा ये हो गया. Within a week, even the brain structure related to memory had quieted. और जो मेमोरी के साथ जो रिलेशन था, ब्रेन स्ट्रक्चर था, उसमें भी एक्टिविटी बहुत कम हो गया. The rat had internalized how to sprint through the maze to such a degree that it hardly needed to think at all. और धीमे धीमे ये जो प्रोसेस था जो मेमोरी के साथ जुड़ा था वो भी इंटरनलाइज हो गया, पता नहीं कहां अंदर घुस गया. अब उसको वो भी जरूरत नहीं है. स्प्रिंटिंग करता था, स्प्रिंटिंग मतलब रेसिंग, अब तो दौड़ता था, वहां पहुंचता था फटाफट. But that internalization, run straight, hang a left, eat chocolate, relied upon basal ganglia. लेकिन ये सब कहां होता था, basal ganglia की वजह से. The brain probe indicated, इस brain probe से हमको मालूम पड़ा कि वो जो एक्टिविटी ऊपर होता था अब वहां पर हट करके नीचे brain probe में एक्टिविटी होती थी. This tiny ancient neurological structure, भाई वाह क्या बोला है ना, tiny छोटा सा, ancient बहुत पुराना स्ट्रक्चर है ये. आदमी के जात में बेसल गैंग्लिया जो बना है हजारों करोड़ों साल पुराना है. टाइनी एंशियंट न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर सीम्ड टू टेक ओवर द रैट एज द रैट रन फास्टर एंड फास्टर एंड इट्स ब्रेन वर्क लेस एंड लेस. उसने काम वहां से ऊपर से लेना शुरू कर दिया. जैसे आपके कंपनी में शुरू के डिसीजन बॉस लोग लेते हैं, उसके बाद नीचे के वर्कर आप छोड़ दिए सर मैं सब संभाल लूंगा. जैसे आप आए शुरू में आपका मेस बन रहा है तो उसको बताते हैं बॉस ये खाते हैं, बॉस से पूछो क्या खाते हैं, फिर धीमे धीमे ऊपर उसको मेस वाले को पता चल गया, कुक को मालूम पड़ गया हमको बार सब पका लेंगे, खाना भी ले आएंगे हम, सब पका भी लेंगे, दे भी देंगे. तो वो डिसीजन मेकिंग वहां से ऊपर से हटके कहां पर आ गया, बेसल गैंग्लिया में, जो सेंटर में, एकदम सेंटर में. हाँ जो हाँ समवेयर, अभी उसको रिलेट बाद में करेंगे. द बेसल गैंग्लिया was the central to recalling pattern and acting on them. बेसल गैंग्लिया क्या था, जब आप कोई चीज रिकॉल करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं तो वो मेन सेंटर था जो एक्टिवेट होता था. हम लोग यहां बैठे हैं कुछ रिकॉल करने की कोशिश करें तो बेसल गैंग्लिया काम करता है. The basal ganglia, in other words, stored habits even while the rest of the brain went sleep. अगर आपकी पूरी बॉडी सो रही है तो भी बेसल गैंग्लिया आपकी हैबिट्स को स्टोर करता है. To see the capacity in action, अगर आप इसको देखना चाहते हैं उसके ब्रेन में क्या हुआ, कंसिडर दिस ग्राफ. ये ग्राफ देखिए, विच शोज एक्टिविटी विद इन द रैट स्कल एज इट एनकाउंटर्ड द मेज फॉर द फर्स्ट टाइम. जो पहली बार मेज में गया तब उसके ब्रेन में देखिए क्या हुआ. इनिशियली द ब्रेन इज वर्किंग हार्ड द एंटायर टाइम. पूरे टाइम उसके ब्रेन में क्या हो रहा है, खूब स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं. शुरू में एकदम क्लिक, फिर फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, फिर चॉकलेट, पूरे में ऊपर जा रहा है, स्पाइक्स जा रहा है, वेव्स जा रही है. आफ्टर वीक, एक हफ्ते बाद क्या हुआ, once the route is familiar and the scurrying has become a habit, मतलब जाना हैबिट हो गई है, the rat brain settles down as it runs through the maze. उसका ब्रेन में एक्टिविटी कम हो गई है. The process in which the brain converts a sequence of action into automatic routine is known as chunking. जब आपका ब्रेन किसी भी एक्टिविटी को रूटीन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, चंकिंग. चंकिंग का मतलब क्या होता है, शायद चंकिंग का एक्चुअल जो वर्ड है कहीं गायब कर देना, ऐसा कुछ है, अभी देखेंगे, चेक करेंगे. एंड इट्स एट द रूट ऑफ हाउ हैबिट्स फॉर्म, और यही है बेसिकली रूट जैसे हमारी हैबिट बनती है. देयर आर डजन्स ऑफ
if not hundreds of behavioral chunks that we rely on every day. और इस तरह के ढेर सारे चंक्स हमारे ब्रेन में हैं जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं अपने दिन को जीने के लिए. देखिए इसमें क्या हुआ, जब क्लिक हुआ तब स्पाइक आया, फिर फर्स्ट सेक्शन में स्पाइक कम, सेकेंड सेक्शन में कम, और लास्ट पे जब चॉकलेट मिला तब फिर से उसका स्पाइक बढ़ गया. अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. Others are so complex, some such as getting dressed, sorry, there are dozens, some are simple, कुछ तो ऐसे चंक हैं जो बहुत सिंपल हैं. some simple, you automatically put toothpaste on your toothbrush, आप अपने टूथपेस्ट पर, टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाते हो, वो तो ऑटोमेटिक है. बिफोर स्टिकिंग इट इनटू योर माउथ, मुंह में ठूसने से पहले आप ब्रश में मंजन लगा लेते हो. अदर्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, और दूसरे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड चंक हैं दैट इट, sorry, some such as getting dressed or making kids lunch are little more complex. कपड़ा पहनना, जैसे छोटे बच्चों को एक बड़ा चीज अच्छा लगता है बटन बंद करना, बटन कपड़े का बंद करना, या जिप खोलना बंद करना, या कोई ढक्कन को खोलना. अजीब गरीब आपको दिखाई देगा, वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जबरदस्ती चाबी पकड़ करके चाबी घुसाना किसी चीज में, वो बेसिकली कर क्या रहा है, अपना चंक बनाने की कोशिश कर रहा है. हैबिट कि कैसे आप लोग कर लेते हो. तो बोलता है बहुत से थोड़ा मुश्किल कौन कौन से हैं, कपड़ा पहनना और बच्चों को खाना खिलाना, ये बहुत मुश्किल काम है छोटे बच्चों को. आर लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स. और तीसरे आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट इज रिमार्केबल अ स्मॉल बिट ऑफ टिश्यू दैट इवॉल्व्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कैन टर्न देम इनटू हैबिट एट ऑल. कि आपका ब्रेन इतने मुश्किल चीजों को भी हैबिट बना लेता है. कौन सी वाली चीज, अब देखिए इसको बहुत बारीकी से समझाया इसने. टेक द एक्ट ऑफ बैकिंग योर कार आउट ऑफ द ड्राइव वे. ये काम हमारी मैडम को बहुत खराब लगता है, डॉक्टर साहब को बहुत ही बेकार लगता है, कार को रिवर्स करना. जो भी आदमी गाड़ी चलाता है, देखा होगा ना, शाहरुख खान की फिल्म थी डॉन 2 थी ना, उसमें शाहरुख खान बैक गियर में पूरी टाइम चलाता है, मतलब 4-5 किलोमीटर बैक गियर में चलाता है. वो कैसे चलाता है मुझे पता नहीं, आधा किलोमीटर भी बैक गियर में चलाना हो तो बहुत मुश्किल काम है. इनफैक्ट कभी कभी रिपी बोलती है आशीष तुम पहले बैक गियर कर दो, उसके बाद मैं गाड़ी सीधे ले जाऊंगी. वो कर सकती हैं बट उसमें उनको बहुत एफर्ट लगता है. क्यों? When you first learn to drive, जब पहली बार आप ड्राइव करना सीखते हो, the drive way required a major dose of concentration. बहुत आपको कंसंट्रेशन चाहिए होता है. एंड फॉर गुड रीजन, और इसके पीछे रीजन भी है. इट इन्वॉल्व्स, उसमें होता क्या है, ओपनिंग द गराज खोलो, अनलॉकिंग द कार डोर, दरवाजा खोलो. मुझे याद है मैंने पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार कार चलाई थी, तो चला गया, गियर वेयर लगाने आ गया, मुझे थोड़ा सा आगे पीछे गया तो पिताजी से बोला पापा चाबी दे दीजिए, नहीं दे रहे, तो पापा सो रहे थे. चुपके से मैंने चाबी उठाई, गाड़ी लिया, बाहर गया, घूम घाम के आ गया, और फिर गाड़ी आराम से खड़ी कर दी कि पता ना चले उनको. मेरे कजन है, एक भाई साहब हैं, तो वो आए, बोलते अरे तुम गाड़ी अकेले चला गए. मैंने कहा चला लिया. बोलते चलो मुझे भी दिखाओ. अरे दिखाने में क्या है, उनको बिठाया मैंने, अभी देखो, बिठाया और गाड़ी चाबी डाली और ऑन किया, और मैं भूल गया कि वो रिवर्स गियर में लगी हुई थी और पीछे बड़ा सा पेड़ था. 5,000 का फटका लगा था उस दिन पिताजी को, और मुझे 4-5 झापड़ लगे थे. उस समय में 12th में था शायद. तो उसमें क्या क्या काम होते हैं, अनलॉक द डोर को अनलॉक करो, एडजस्ट द सीट को एडजस्ट करो, इंसर्टिंग द की, चाबी लगाओ, इग्नाइटिंग, उसको ऑन करो, टर्निंग इट क्लॉकवाइज, उसको क्लॉकवाइज टर्न करो, मूविंग द रेयर व्यू एंड साइड मिरर, पीछे की जो शीशा है और साइड का जो शीशा है उसको ठीक करो, चेकिंग फॉर द ऑब्स्टिकल, पीछे देखो कि कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं है, कोई बच्चा वच्चा तो नहीं है, पुटिंग योर फुट ऑन द ब्रेक, और उसके बाद अपना पैर ब्रेक पे लगाओ, मूविंग द गियर शिफ्ट टू रिवर्स, गियर को रिवर्स लगाओ, रिमूविंग योर फुट फ्रॉम द ब्रेक, उसके बाद ब्रेक से अपने पैर को हटाओ, मेंटली एस्टिमेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द गराज एंड द स्ट्रीट, उसके बाद मेंटली एस्टिमेट करो कि गराज में और स्ट्रीट में, रोड में कितना जगह है, व्हाइल कीपिंग द व्हील अलाइन एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द ऑनगोइंग ट्रैफिक, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि व्हील अलाइन रहे, शेप जिस शेप में जाना चाहते हैं वैसा ही हो, और ये भी मॉनिटर करते रहो कि ट्रैफिक कितना है, कैलकुलेटिंग हाउ रिफ्लेक्टेड इमेज ऑन द मिरर ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द बम्पर, garbage can and the hedge, all while applying slight pressure on the gas pedal and brake, and most likely telling your passenger to please stop fiddling with the radio. मतलब इतना ढेर सारा काम करना है उसको कि पीछे देखो,
कोई है तो नहीं, और साथ ही साथ तुम्हारी अलाइन भी रहना चाहिए, और मिरर से देखो और घेज को देखो, और साथ साथ बगल वाले को बोलते रहो चुप रहो, आवाज मत करो, मुझे पीछे जाना है। इसलिए बोलते हैं जब गाड़ी चलाते हो तो ड्राइवर से बात मत करो उससे। बस बहुत ढेर सारे एक्टिविटीज होती हैं, एक छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ढेर सारे एक्टिविटीज है। Nowadays, however, you do all that every time you pull out onto the street with hardly any thought. और आप कैसे करते हो, ज़ूज़ करके बाहर निकालते हैं हम लोग बिना सोचे समझे भी। The routine occurs by habit. और ये जस्ट हैबिट की तरह हो गया है। Millions of people perform this intricate ballet every morning. हजारों लोग इस बारीक डांस को करते हैं बिना किसी एफर्ट के, अनथिंकिंगली, बिना सोचे, बिकॉज एज सुन एज यू पुल आउट योर कार्स कीज आवर बेसल गैंग्लिया किक्स इन। क्योंकि जैसे ही आप कार की की लाते हो, आपका कौन शिफ्ट वहां ऊपर से शिफ्ट हो जाता है, कहां पर, बेसल गैंग्लिया आ जाता है काम करने। आइडेंटिफाइंग द हैबिट वी हैव स्टोर्ड इन आवर ब्रेन रिलेटेड टू बैकिंग आवर ऑटोमोबाइल इनटू द स्ट्रीट, वो जो हमारा हैबिट है वो आ जाता है। Once that habit starts unfolding, और जैसे हैबिट काम करना शुरू करता है, our gray matter is free to quiet itself or chase other thoughts. वो खाली हो जाता है, अगर कुछ और भी सोचना हो तो आप सोचते रहते हैं। Which is why we have enough mental capacity to realize that Jimmy forgot his lunch box inside. कभी कभी इसलिए आप गाड़ी पीछे करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो अचानक आपको याद आता है जिमी का लंच बॉक्स घर में रह गया। नहीं, ठीक है। हैबिट्स साइंटिस्ट से इमर्ज बिकॉज ऑफ ब्रेन इज, क्यों हैबिट बनता है, क्या लगता है क्यों भाई? इसके पीछे बड़ा बारीक रीजन है। हैबिट्स साइंटिस्ट बोलते हैं पैदा होता है बिकॉज ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वेज टू सेव एफर्ट, खर्चा बचाने के लिए। ब्रेन के पास इतना पैसा नहीं रखा है कि हर बार वो देखता है कि कहां पर अपनी एनर्जी को बचा सकता है। लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइस, अगर अपने आप को छोड़ दें, द ब्रेन विल ट्राई टू मेक ऑलमोस्ट एनी रूटीन इनटू अ हैबिट। जो भी चीज देखता है रूटीन में है, वो बोलेगा आप छोड़ो, अब मैं अपने आप कर लूंगा, मेरे को इतना एनर्जी नहीं है कि मैं आपको हर बार सोचवाऊं। द एफर्ट सेविंग इंस्टिंक्ट, सॉरी, हैबिट, बिकॉज द हैबिट अलाउज आवर माइंड टू रैम्प डाउन मोर ऑफन, क्योंकि हैबिट से आप उसको आराम से जल्दी कर लोगे, रैम्प डाउन ऑफन। दिस एफर्ट सेविंग इंस्टिंक्ट इज ह्यूज एडवांटेज, इससे बहुत फायदा होता है अपने एनर्जी बचाने से। एन एफिशिएंट ब्रेन रिक्वायर्स लेस रूम, एक एफिशिएंट ब्रेन को क्या होगा, कम जगह चाहिए कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए, ऊपर का जगह खाली कर दिया। विच मेक्स फॉर स्मॉलर हेड विच मेक्स चाइल्ड बर्थ ईजियर एंड देयरफॉर कॉजेज फ्यूअर इन्फेंट मदर डेथ्स। इससे क्या होगा, बच्चे का ब्रेन का साइज छोटा होगा, इसलिए जब बच्चा मां के पेट से पैदा होगा तो उसका ब्रेन फंसेगा नहीं, तो उसकी डेथ नहीं होगी। क्योंकि बच्चा पैदा कब होता है, जब होता है तो कहां से पैदा होता है, सर से कि पैर से, सर के बल से। तो अगर बच्चे का सर बड़ा होगा और मां का जो हड्डी है यहाँ का नीचे का जिसमें से बच्चा निकलता है, अगर वो टाइट होगा, छोटा होगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, एक बीमारी है हाइड्रोसेफेलस, उसमें बहुत बड़ा सा ब्रेन होता है, तो बच्चा फिर निकल नहीं पाता, बच्चे का डेथ हो जाता है, और मां का भी बहुत बार डेथ होता है। तो वो रोकने के लिए ब्रेन ऐसा डिजाइन हुआ है कि जो मेन हैबिट वाला काम है वो नीचे हो जाए, बाकी ऊपर का साइज छोटा होते जाए। An efficient brain also allows us to stop thinking constantly about basic behavior, और इसके जरिए हम बार बार बेसिक चीजों को बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, such as walking and choosing what to eat। कि हम बेसिकली देखिए, बेसिकली एक तो इन्फेंट मोर्टालिटी, शरीर क्या चाहता है कि जब बच्चा पैदा हो तो सेफली पैदा हो, ठीक है, और जो भी एक्टिविटी हमारा ब्रेन को ऊपर का लेयर करेगा और ऊपर का लेयर करेगा, तो ऑब्वियसली ब्रेन को बड़ा होना पड़ेगा, तो वो ऊपर का लेयर को कम करता है साइज में। उसके लिए करता क्या है, अपना जो इंपॉर्टेंट हैबिट हो गया है उसको नीचे भेज देता है और वो खाली छोड़ देता है कि हम बाद में अगर और थॉट प्रोसेस करेंगे तो वो डेवलप होगा, सोचेंगे नहीं तो डेवलप नहीं होगा। तो जब वो खाली होता है, वो करता क्या है, जब आप खाना खाने के लिए, या खाना क्या खाना है, कैसे चलना है, इन सब पे आपका दिमाग नहीं लगेगा, सो वी कैन डिवोट मेंटल एनर्जी टू इन्वेंटिंग स्पीयर्स। इसके जरिए हम अपना दिमाग यूज कर सकते हैं कुछ चीजों को इन्वेंट करने के लिए, जैसे स्पीयर्स। स्पीयर्स मतलब भाला। हजारों साल पहले आदमी जानवर से अलग कैसे बना, उसका खाली
ब्रेन में थॉट आया कि मैं स्पीयर बनाऊं, या इरिगेशन सिस्टम, या हमने बहुत एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम बनाया। इरिगेशन सिस्टम क्या है पता है? पिछले 150 सालों में इतनी बड़ी डिस्कवरी आदमी ने नहीं की है। आज से करीब 150 साल पहले एक किताब बता रही है, इंग्लैंड में, लंदन में इरिगेशन सिस्टम इतना बेकार था कि बदबू आती थी वहां के शहरों से। तो उन्होंने इसको डेवलप किया मास स्केल पर कि कैसे आप टॉयलेट करें तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से बाहर जाए, नहीं तो पूरी नदियों में टॉयलेट ड्रेन होता था और बदबू आती थी नदियों में। तो इसका डेवलपमेंट किया आदमी ने। जब बेसल गैंग्लिया ज्यादा काम करता था, हैबिट, तो ब्रेन खाली था, तो आप डिस्कवरीज कर सकते हो। एंड इवेंचुअली, और अंततः हमने डिस्कवर किया एरोप्लेन्स, वीडियो गेम्स, ये सब कैसे किया? हमारे ऊपर के ब्रेन से, जब हमारा ऊपर का ब्रेन खाली हो गया। बट कंजर्विंग मेंटल एनर्जी एफर्ट इज ट्रिकी, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल भी है। बिकॉज इफ आवर ब्रेन पावर down at the wrong moment, we might fail to notice something important, such as predator hiding in the bushes or speeding car as we pull into the street. लेकिन अगर सब कुछ हैबिट से ही चलता रहे तो खतरा है। क्यों? अचानक से कहीं से प्रेडेटर आ गया तो? प्रेडेटर मतलब एक पिक्चर बनी है प्रेडेटर, देखा नहीं आपने? क्या है प्रेडेटर? हाँ, प्रेडेटर मतलब हमला करने वाला। शेर जैसे बहुत सबसे बड़ा प्रेडेटर हम लोग के यहाँ शेर है, चीता है जंगल में। तो अगर कोई किसी ने आपके ऊपर शिकार कर दिया तो अपने आप को कैसे बचाएंगे अगर हैबिट में आप? या आप कार चला रहे हो, अचानक से कोई बच्चा आ गया तो आपको उसकी हैबिट तो पड़ी नहीं। सो आवर बेसल गैंग्लिया हैव डिवाइज्ड अ क्लेवर सिस्टम टू डिटरमाइन व्हेन टू लेट हैबिट टेक ओवर। इसलिए हमारी बेसल गैंग्लिया ने ये भी गियर भी रख रखा है कि कब वहां से ऊपर से नीचे ले आएगा अपने आप को, और अचानक से अगर ऊपर भेजना है तो ऊपर भेज देगा उसको। ऑटोमेटिक गियर चेंज करने का। इट इज समथिंग इट हैपेंस व्हेनेवर वी चंक ऑफ हैबिट स्टार्ट्स और एंड्स। जब भी आप हैबिट स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, तब वो होता है। टू सी हाउ इट वर्क्स, इसको समझिए कैसे काम करता है। लुक क्लोजली एट द ग्राफ, ग्राफ को देखिए, ऑफ द रैट्स न्यूरोलॉजिकल हैबिट। अगेन फिर से ग्राफ को देखिए, जैसे नोटिस द ब्रेन एक्टिविटी स्पाइक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मेज। स्पाइक बढ़ता कब है? शुरू में, मेज के शुरू में। When the rat hears the click before the partition starts moving, partition अभी मूव किया उससे पहले क्लिक होता है तब। And again at the end when he finds a chocolate, और जब उसको चॉकलेट मिलता है तब स्पाइक होता है। These spikes are the brain's way of determining when to cede control to habit. ये है ऊपर से कंट्रोल नीचे आया तब स्पाइक हुआ, और नीचे से कंट्रोल ऊपर गया तब स्पाइक हुआ। तो इसका रीजन है स्पाइक का। विच हैबिट टू यूज, कि कब हैबिट को यूज करना है, कब नहीं करना है। तो हैबिट जैसे खुला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ऊपर से नीचे आ गया, बेसल गैंग्लिया में आ गया, वो खट से वहां पहुंचा, उसके बाद वहां पहुंचकर फिर से कॉन्शियस ब्रेन में आया, उसको खाना शुरू किया उसने। From behind a partition, for instance, it is difficult for the rat to know if it is inside or a familiar maze or an unfamiliar cupboard with a cat lurking outside. अगर वो कपबोर्ड के पीछे है, डब्बा, वो दरवाजे के पीछे है, तो उसको पता नहीं है कि ये वही वाला मेज है कि कोई और मेज है, कि जिसमें चॉकलेट रखा है या बगल में बिल्ली बैठी है। अच्छा, टू डील विद दिस अनसर्टेनिटी, ये उसके लिए अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब पक्का नहीं है उसको क्या है। उसने क्या किया? द ब्रेन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ हैबिट लुकिंग फॉर समथिंग। वो खोजता है कि मुझे मालूम पड़े कि कौन सा है, और वो क्या है? अ क्यू। चूहा क्या खोज रहा है? क्यू, CUE, क्यू। दैट ऑफर्स अ हिंट, इससे उसको हिंट मिलता है एज टू विच पैटर्न टू यूज, कि ब्रेन का कौन सा पैटर्न यूज करना है। फ्रॉम बिहाइंड अ पार्टीशन, इफ a rat hears a click, उसको क्लिक समझ में सुना, it knows to use the maze habit, उसको पता है कि मुझे मेज वाला हैबिट यूज करना है। if it hears a meow, और अगर पीछे से उसको आवाज आई म्याओ, उसको फिर क्यों नहीं मिला, it chooses a different pattern, वो फिर कुछ और पैटर्न यूज करेगा, मतलब भागने का। and at the end of the activity when the reward appears, और जब लास्ट में जब उसको रिवॉर्ड मिलता है, the brain shakes itself, फिर से अपने आप को ब्रेन शेक करता है, awake and make sure everything unfolded as expected, वो अपने आप को पक्का करता है जैसे आपने सोचा था वैसे ही हुआ। वो इंक्रीज लास्ट में जब चॉकलेट के समय उसका स्पाइक बढ़ा। दिस प्रोसेस विद इन आवर ब्रेन इज अ 3 स्टेप लूप। ये जो प्रोसेस दिमाग में चलता है, ये 3 स्टेप का लूप है। लूप मतलब
सर्कल। फर्स्ट पहला स्टेप क्या है? देयर इज अ क्यू, एक क्यू है, अ ट्रिगर जैसे शुरुआत जिससे होती है, दैट टेल्स योर ब्रेन टू गो इनटू ऑटोमेटिक मोड एंड विच हैबिट टू यूज। वो बताता है आपको ब्रेन को ऑटोमेटिक मोड में जाओ और कौन सा हैबिट यूज करो। देन देयर इज अ रूटीन, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक काम, जिसको रूटीन का नाम दिया गया है, विच कैन बी फिजिकल और मेंटल और इमोशनल। जो फिजिकल हो सकता है आप जाकर काम करो, मेंटल हो सकता है आप बैठकर सोच रहे हो, या इमोशनल हो सकता है आप बैठ के रो रहे हो या हंस रहे हो। फाइनली देयर इज रिवॉर्ड, और लास्ट में आपको रिवॉर्ड मिलता है, विच हेल्प्स योर ब्रेन फिगर आउट इफ दिस पर्टिकुलर लूप इज वर्थ रिमेंबरिंग फॉर फ्यूचर। उस रिवॉर्ड से वो ब्रेन डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर रूटीन को याद रखना है कि नहीं याद रखना है। अगर उसमें उसको चोट पहुंचेगी तो याद नहीं करेगा। इसीलिए जितनी बार आप बच्चे को बोलेंगे, हे ये क्या करता है बार बार, उसको मेमोरी में रजिस्टर नहीं करता। लेकिन अगर आप बच्चे को बोलते हैं, अरे वाह तुमने 10 में से 2 सही सही आंसर लिखा, वेरी गुड, वो बच्चा उसको याद करेगा और तीसरा सही लिखेगा। और अगर आपने 10 में से 2 के लिए बोला, हे 8 गलती किया, तो उसको याद नहीं रखेगा और उसको मेमोरी नहीं बनाएगा, उसको हैबिट नहीं बनाएगा। थोड़ा सा और है लास्ट का। ओवर टाइम, जैसे समय बीतता है, दिस लूप क्यू रूटीन रिवॉर्ड, ये जो लूप है क्यू रूटीन रिवॉर्ड बिकम्स मोर एंड मोर ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होते जाता है। द क्यू एंड द रिवॉर्ड बिकम्स इंटरवाइंड, ये जो क्यू है और जो रिवॉर्ड है वो इंटरवाइन हो जाता है। इंटरवाइन मतलब उलझ जाता है आपस में। Until a powerful sense of anticipation and craving emerges, और इसके साथ क्या होता है, एक पावरफुल सेंस पैदा होता है एंटिसिपेशन का, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, और क्रेविंग, और उसके बाद उसके मन में क्रेविंग आता है। क्रेविंग मतलब लालच। इवेंचुअली वेदर इन अ चिली MIT लैब और योर ड्राइवे अ हैबिट इज बॉर्न, और इसी से अंततः चाहे वो MIT के लैब में हो या आपके हॉलवे में जब आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या बनता है, एक हैबिट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड हैबिट लूप। एक्सीलेंट।